गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, 9 बजकर ठीक 48 मिनट हो चुके हैं। तारीख आपको भली भांति पता है। दिस इज 10th of January 2022। आज 10 जनवरी 2022 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए। जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को सुप्रभात, सुस्वागतम। हम आशा करते हैं भाई आप सारे के सारे लोग एकदम सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे और बस इंतजार कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश चुनावों का। राइट, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आपको पता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। तो इन 5 राज्यों में भाई साहब देखते हैं क्या होता है। तो क्लास लाइव हो चुकी है और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी लोगों के डिवाइसेस पर क्लास लाइव आपको शो हो रही है या नहीं हो रही है। आप मुझे बिल्कुल ठीक तरीके से देख और सुन पा रहे हैं या नहीं। बस एक बार इतनी सी बात कंफर्म कर दीजिए, बस फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हम पहुंच चुके हैं कहां तक? संविधान के भाग 16 तक। हेडिंग डाल लीजिए। आज हम बात करते हैं पार्ट 16 भाग 16, जिसमें है, हेडिंग डालिए, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, इंग्लिश में लिखेंगे स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्पेशल कैटेगरीज, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। अनुच्छेद 330 से 342 तक प्रावधान किया गया है विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों के बारे में। लिखिए सबसे पहले, सिर्फ आर्टिकल्स याद करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखिए सबसे पहले आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330। आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330, जिसमें है, लिखेंगे, रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज। रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण। रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे आर्टिकल 331, अनुच्छेद 331।
आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331, इसमें है रिजर्वेशन फॉर टू एंग्लो इंडियंस, रिजर्वेशन फॉर टू एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को आरक्षण, लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को आरक्षण या रिजर्वेशन फॉर टू एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। तो हम सब जानते हैं भाई, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा दो सदस्य क्या किए जाते रहे हैं, मनोनीत किए जाते रहे हैं, लेकिन इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है, अब समाप्त कर दिया गया है। तो लिख लीजिएगा 2019 में, लिखेंगे 2019 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 2019 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। दैट प्रोविजन हैज बीन एबोलिश्ड इन 2019। हम सब जानते हैं कि हमारी लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से 543 निर्वाचित हैं, इलेक्टेड हैं, लेकिन दो नॉमिनेटेड मेंबर्स कहलाते हैं, मनोनीत सदस्य कहलाते हैं। और ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये दो एंग्लो इंडियंस हैं, आंग्ल भारतीय हैं। अब ये आंग्ल भारतीयों का मतलब क्या है कि ये लोग पैदा भारत में ही हुए हैं, इनका जन्म भारत में ही हुआ है, इनके पास नागरिकता भारत की ही है, लेकिन जो इनके पूर्वज थे वो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे या फिर यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश के हुआ करते थे या वहां से बिलोंग किया करते थे। इसीलिए इनको क्या कहा गया, आंग्ल भारतीय कहा गया, एंग्लो इंडियंस कहा गया। तो 331 में जो प्रावधान एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त। अगला लिखेंगे आर्टिकल 332 अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 लिखेंगे। 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण, विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण। रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 333 अनुच्छेद 333। आर्टिकल 333 अनुच्छेद 333 जिसमें है, लिखेंगे विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर वन एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को आरक्षण। अगला लिखेंगे आर्टिकल 334 अनुच्छेद 334 और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आर्टिकल 334 अनुच्छेद 334 लिखेंगे, इसमें है आरक्षण की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन। आरक्षण की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन।
आरक्षण की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन, और ध्यान रखेंगे जो हमारे संविधान में कितने वर्ष तक के लिए किया गया है, हमेशा लिखेंगे 10 ईयर्स, 10 वर्ष। जो आरक्षण की अवधि है वो 10 ईयर्स होती है, वो 10 वर्ष होती है। आरक्षण की अवधि होती है 10 ईयर्स या 10 वर्ष। लेकिन लिखेंगे इसी में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसकी अवधि को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस अवधि को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब अब आरक्षण की अवधि 2020 से 2030 तक कर दी गई है। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 335। इस भाग का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है, आर्टिकल 335, अनुच्छेद 335। आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 लिखेंगे, इसमें है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को पदों पर आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन पोस्ट्स। रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन पोस्ट्स, पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण। आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335। और आप जानते हैं कि यही बात हमने आर्टिकल 16 के 4 में भी लिखी थी। तो आर्टिकल 16 के 4 के तहत वो एससी और एसटीज का मौलिक अधिकार था, लेकिन यहां पर ये क्या है, राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338। आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 जिसमें है, लिखेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सुधार के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ a national commission, provision of a national commission for the reforms of SCs and STs। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें है जो याद रखना है, लिखेंगे आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340। आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 लिखेंगे, इसमें है रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण।
रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण या रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगला, लिखिए भाग 17 जिसमें है राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 17 भाग 17 में है राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें है आर्टिकल 343 से लेके 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक प्रावधान किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा का। सबसे पहला लिखेंगे आर्टिकल, सबसे पहला लिखिए आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343। सर आर्टिकल 338 बी, मेरे भाई 338 बी के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे। भाई आपको इतना यदि पता है कि 338 बी है तो आपको यह भी पता होगा कि 338 बी एक संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जोड़ा गया, जो कि रिसेंट है, बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, तो जब मैं आपको भाग 20 में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कराऊंगा तो उस आर्टिकल के बारे में हम तब बात कर लेंगे। आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 लिखेंगे, इसमें है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लिखेंगे, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी एंड द स्क्रिप्ट विल बी देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन विल बी और शैल बी हिंदी एंड द स्क्रिप्ट विल बी देवनागरी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं आर्टिकल 343 के ही तहत हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में हमने अपनाया है, अडॉप्ट किया है किस भाषा को, हिंदी भाषा को। और यदि हम बात लिपि की करते हैं तो आप जानते हैं हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। हिंदी को संघ की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। और ध्यान रखेंगे, लेकिन यदि हम बात करें कि हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू कब से किया गया, तो ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1965 से। इसे संघ की राजभाषा के रूप में लागू करने की तिथि थी 26 जनवरी 1965, 26 जैन 1965। अगला लिखेंगे अनुच्छेद 344, आर्टिकल 344।
सर हिंदी दिवस तो आज मनाते हैं मेरे भाई, आज है 10 जनवरी, आज है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। तो आज के दिन हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस, मैंने आपसे बोला नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को हर साल। क्यों मनाया जाता है मैंने आपको बता दिया भाई। कल 9 जनवरी थी, तो कल था प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, आप जानते हैं। आज है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। कल है 11 जनवरी, मतलब कि कल है डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री। परसों है युवा दिवस, यूथ डे, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिस उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। अगला लिखेंगे आर्टिकल 344, अनुच्छेद 344। आर्टिकल 344 अनुच्छेद 344 लिखेंगे, इसमें है राजभाषा के सुधार एवं विकास के लिए, लिखेंगे राजभाषा के सुधार एवं विकास के लिए राजभाषा के सुधार एवं विकास के लिए लिखेंगे एक राष्ट्रीय आयोग, एक राष्ट्रीय आयोग एवं एक संसदीय समिति का प्रावधान। राजभाषा के सुधार एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोग एवं एक संसदीय समिति का प्रावधान। तो आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के विकास और सुधार के लिए एक राजभाषा आयोग होता है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन होता है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रत्येक 10-10 वर्ष के बाद किया जाता है। और साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होती है, एक संसदीय समिति होती है, जिसमें 30 मेंबर्स, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, जो हिंदी भाषा के सुधार और विकास के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 345 अनुच्छेद 345। आर्टिकल 345 अनुच्छेद 345 इसमें है, लिखेंगे राज्य को अधिकार है कि वह, राज्य को अधिकार है कि वह किसी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में, राज्य को अधिकार है कि वह किसी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में चुन सकता है। A state has the right, a state has the right to opt an official language for its state। राज्य को अधिकार है कि वह अपने राज्य के लिए एक भाषा को राज्यीय भाषा या राजभाषा के रूप में चुन सकता है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, लिखेंगे आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348। आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348 लिखेंगे, इसमें है न्यायालय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी। न्यायालय की भाषा या लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी।
लिखेंगे जब तक संसद के द्वारा कानून बनाकर कोई प्रावधान नहीं कर दिया जाता है, जब तक संसद के द्वारा कानून बनाकर हाँ जी, वेलकम बैक। क्लास कंटिन्यू हो गई है, बीच में रुक गई थी, पावर कट होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। हाँ जी, क्लास सबकी चल गई है, दोबारा से प्लीज कंफर्म कर दीजिए। क्लास चल गई है, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओके। जी, तो मैंने कहा आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348 लिखेंगे जब तक संसद के द्वारा कानून बनाकर कोई प्रावधान नहीं कर दिया जाता है, जब तक संसद के द्वारा कानून बनाकर कोई प्रावधान नहीं कर दिया जाता है, तब तक लिखेंगे तब तक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा तब तक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा लिखेंगे अंग्रेजी होगी। तब तक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, सॉरी इंग्लिश होगी, अंग्रेजी। Until and unless Parliament makes a provision, until and unless Parliament makes a provision, the official language, the official language the official language of the Supreme Court and High Courts will be English. नेक्स्ट, आर्टिकल 350 अनुच्छेद 350, आर्टिकल 350 अनुच्छेद 350 लिखेंगे राष्ट्रपति से याचना करने की भाषा भी हिंदी होगी। राष्ट्रपति से क्षमा याचना करने की भाषा भी हिंदी होगी। द प्ली लैंग्वेज विल ऑल्सो बी हिंदी। नेक्स्ट, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल और लिखने हैं। लिखेंगे आर्टिकल 350 ए अनुच्छेद 350 ए, आर्टिकल 350 ए या अनुच्छेद 350 ए, जिसमें है, लिखिए, राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह, राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा, राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। This is the duty of state to provide primary education in local language. राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लिखेंगे आर्टिकल 351 अनुच्छेद 351, आर्टिकल 351 या अनुच्छेद
351। इसमें है, लिखेंगे राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। अगला लिखिए भाग 18, जिसमें हम पढ़ते हैं आपात उपबंध। इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस। लिखिए सबसे पहला अनुच्छेद 352। आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 लिखेंगे, इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि हमारे देश पर कोई भी बाहरी राज्य या बाहरी देश आक्रमण कर देता है, तो कहने का मतलब बाहरी आक्रमण हो जाने की स्थिति में और देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो चाहे तो मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो दो तरीकों से राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, लिखेंगे बाहरी आक्रमण की स्थिति में और देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाने की स्थिति में। पहले ये सशस्त्र विद्रोह नहीं हुआ करता था, पहले ये आंतरिक अशांति हुआ करता था, इंटरनल डिस्टरबेंस। लेकिन ध्यान रखेंगे बाद में इंटरनल डिस्टरबेंस के स्थान पर इसे क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह किया गया। आपसे पूछेंगे अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है, तो हम सब जानते हैं इसे अभी तक 3 बार लागू किया गया है। 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान, 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। ये 3 बार हमारे देश में क्या लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 3 आर्टिकल केवल इसमें आपको याद रखने हैं। एक याद रखिए 356, अगला याद रखिए आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356, जिसमें है, लिखेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ
प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान या प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। तो दो तरीके हैं। यदि किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और उस राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उस राज्य की सरकार उस राज्य के प्रशासन को चलाने में कैपेबल या योग्य नहीं है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। तो 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और एक ध्यान रखेंगे आर्टिकल 360 में है, लिख लीजिए, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा, प्रोविजन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यदि देश में कोई भी आर्थिक संकट आता है और देश उस आर्थिक संकट से निपटने में नाकाबिल हो जाता है या अयोग्य हो जाता है, तो राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सभी कर्मचारियों के वेतन में कमी करके इस राष्ट्रीय संकट या इस वित्तीय संकट से उबरा जा सकता है। ये तीनों की तीनों पावर्स जो है वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, ये राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि बताइए कि राष्ट्रपति की वो कौन सी आपातकालीन शक्ति है, वो कौन सी इमरजेंसी पावर है जिसका इस्तेमाल अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक भी कौन सी इमरजेंसी पावर का यूज नहीं किया गया है, आर्टिकल 360, क्योंकि अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं भाग 18 तक। अब केवल एक चीज और आपको कवर करनी है, कल उसे हम कवर करेंगे, जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान का भाग 20। तो कल हम संविधान का भाग 20 पढ़ेंगे, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ना है। और कल की ही क्लास में और ध्यान रखेंगे, कल की ही क्लास में हम लोग आपका जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है वो भी क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो कल आपकी पॉलिटी की आखिरी क्लास रहेगी, तो कल आपका जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।